नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं द एयरजीएल सीरीज एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजकुमारी पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज ऑफिस से होती है, जहां पुलिस और कुछ लोगों के बीच हुई झड़प की खबर तैयार की जा रही होती है। पहले खबर को ध्यान से जांचा जाता है और फिर उसे तुरंत प्रकाशित करने का फैसला लिया जाता है ताकि यह पूरे देश में वायरल हो जाए। लेकिन इस खबर के पीछे असली मकसद कुछ और ही होता है। दुश्मन चाहते हैं कि इस घटना के बहाने वे उन लोगों तक पहुंच जाएं जिन्हें वे काफी समय से तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ दुश्मन भी इस खबर को लेकर चिंता बढ़ जाती है। यदि मीडिया ज्यादा गहराई से जांच करेगी तो उनकी पूरी योजना दुनिया के सामने आ सकती है। इसलिए फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई रोक दी जाती है। लेकिन उसी समय दुश्मन अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ रखा है उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है ताकि कोई भी राज बाहर न आ सके। इसके बाद कहानी राजकुमारी के छोटे भाई की तरफ बढ़ती है। वह अपने पिता से अपनी बड़ी बहन के बारे में बात करता है। वह कहता है कि वह पहली बार अपनी बहन से इतने लंबे समय के लिए दूर हुआ है और उसे उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन उसकी चिंता सिर्फ दूरी की नहीं है। उसे लगता है कि उसकी बहन पहले जैसी नहीं रही। जब उसने फोन पर बात की तो उसकी आवाज और व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था, जैसे वह कोई और इंसान हो। वह अपने पिता को बताता है कि उसकी बहन पहले की कई बातें भूल चुकी है। यहाँ तक कि उसे वे छोटी छोटी यादें भी याद नहीं हैं, जिन्हें दोनों भाई बहन हमेशा साझा किया करते थे। पिता उसे समझाते हैं कि शायद वह बहुत ज्यादा काम के कारण थक चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसके बाद भाई अपने पिता से कहता है कि कुछ ही वर्षों में वह भी राजकीय जिम्मेदारियां संभालने लायक हो जाएगा। वह चाहता है कि जब उसकी बहन सिंहासन पर बैठे तब वह उसका सबसे बड़ा सहारा बने और उसके सारे बोझ को कम करे। पिता भी अपने बेटे की बात सुनकर खुश होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह भविष्य में अपनी बहन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी तरफ दुश्मन लोग लगातार राजकुमारी की तलाश में लगे हुए हैं। फिर वायो राजकुमारी को आवाज लगाते हुए कमरे में जाती है, लेकिन राजकुमारी वहां नहीं होती। यह देखकर वायो परेशान हो जाती है और राजकुमारी को ढूंढने लगती है। वायो राजकुमारी को अकेला देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि बिना बताए बाहर क्यों आ गई। अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या होता? राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है कि वे सिर्फ थोड़ा घूमने निकली थी और इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वायो साफ कहती है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा देना नहीं, बल्कि हर पल राजकुमारी की रक्षा करना है। इसलिए जब तक राजकुमारी उसकी नजरों के सामने रहती है, तभी उसे सुकून मिलता है। दोनों के बीच की यह बातचीत उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। इसी दौरान वायो के दोस्त की भी एंट्री होती है और वो मजाक करती हैं कि वायो राजकुमारी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखती है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, फिर वायो वहां से चली जाती है। इसके बाद एक प्यारा सा रोमांटिक पल आता है। राजकुमारी की आंख में अचानक धूल चली जाती है। वायु तुरंत उनके पास आती है और बहुत सावधानी से उनकी आंख साफ करने की कोशिश करती है। राजकुमारी बताती है कि बचपन में जब उनके पिता की आंख में धूल चली जाती थी, तब वे इसी तरह धीरे से फूंक मारकर धूल निकालते थे। वायु भी बिल्कुल वैसा ही करती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करने लगती हैं।
यही वह पल है जहां दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद समुद्र के पास का एक दृश्य आता है जहां वायो राजकुमारी से थोड़ी दूर खड़ी होती है। तभी राजकुमारी वायो से पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वायो इससे इनकार कर देती है। फिर राजकुमारी कहती है, अगर तुम नाराज नहीं हो तो फिर मुझसे दूरी क्यों बना रही हो? वायो जब राजकुमारी से कहती है कि उनके बीच एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, राजकुमारी बिना किसी झिझक के जवाब देती है कि अगर यह सीमा दोनों को अलग कर रही है तो वह खुद इसे पार करेगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर वायो कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। इसके बाद राजकुमारी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं और दोनों के बीच बनी दूरी लगभग खत्म हो जाती है। यह पल दोनों के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। इसके बाद वायो की करीबी दोस्त उससे अकेले में बात करती है। वह समझ जाती है कि वायो अब राजकुमारी से प्यार करने लगी है। इसलिए वह उसे सलाह देती है कि अगर किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। वह बोलती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए अगर दिल किसी को चुन चुका है तो अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए ताकि बाद में पछतावा न रहे। दोस्त की ये बातें वायो के दिल को छू जाती हैं। अब वह पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगती है और तय करती है कि चाहे जो भी मुश्किल आए वह हमेशा राजकुमारी का साथ देगी। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सुरक्षा के लिहाज से वायो फैसला करती है कि राजकुमारी को हथियार चलाना भी आना चाहिए। अगर कभी अचानक हमला हो जाए तो वे अपनी रक्षा खुद भी कर सकें। सबसे पहले वायो राजकुमारी को बंदूक पकड़ने का सही तरीका सिखाती है। वह समझाती है कि बंदूक पकड़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ट्रिगर पर उंगली तभी रखनी चाहिए जब निशाना पूरी तरह तय हो जाए। राजकुमारी पहली बार बंदूक हाथ में लेती हैं, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा डर साफ दिखाई देता है। यह देखकर वायो उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह हर पल उनके साथ है। इसके बाद वायो राजकुमारी के पीछे खड़ी होकर उनके हाथों को सही स्थिति में रखती है ताकि निशाना बिल्कुल सटीक लगे। दोनों के बीच की यह नज़दीकी एक बार फिर उनके रिश्ते को और गहरा बना देती है। वायो धीरे धीरे गिनती शुरू करती है। जैसे ही वह 3 तक पहुंचती है, राजकुमारी ट्रिगर दबा देती है। पहली बार गोली चलाने की वजह से राजकुमारी थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद एक छोटी सी परेशानी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग राजकुमारी की तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं। वायो तुरंत सतर्क हो जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि बिना अनुमति किसी की तस्वीर लेना गलत है। वे लोग अपनी गलती मान लेते हैं और तुरंत तस्वीरें डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नई योजना बनाई जाती है। भरोसेमंद व्यक्ति के जरिए गुप्त तरीके से संदेश भेजने का फैसला करते हैं। उन्हें पता होता है कि शाही परिवार की एक सदस्य हर महीने फ्रांस जाती है। इसी अवसर का फायदा उठाकर वे एक बेहद गोपनीय पत्र उनके माध्यम से सही व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस पत्र की सबसे खास बात यह होती है कि वह आम भाषा में नहीं लिखा जाता। वह शाही परिवार की एक गुप्त भाषा में लिखा जाता है, जिसे केवल राज परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्य ही पढ़ और समझ सकते हैं। जब वायो इस रहस्यमयी भाषा के बारे में सुनती है तो वह भी उसे सीखने की इच्छा जताती है। राजकुमारी मुस्कुराते हुए उसे कुछ जरूरी शब्द सिखाना शुरू करती है
ताकि अगर भविष्य में कोई आपात स्थिति आए तो दोनों इसी गुप्त भाषा के जरिए एक दूसरे तक संदेश पहुंचा सकें। राजकुमारी सबसे पहले वायो को यह लिखना सिखाती है कि राजकुमारी सुरक्षित है। इसके बाद वह भाग निकलो जैसे जरूरी शब्द भी लिखना सिखाती है। आखिर में वायो एक और शब्द का मतलब पूछती है। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उस शब्द का अर्थ है प्रेम। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखें उनके दिल की बात बयां कर देती हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ सुरक्षा और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे प्यार में बदल चुका है। राजकुमारी की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया जाता है कि अब उन्हें कुछ समय के लिए शहर से बहुत दूर एक गुप्त जगह पर रखा जाएगा। वायो बताती है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि उनके दोस्त फायर के परिवार का एक निजी द्वीप है। वहां पहुंचना आसान नहीं है और आम लोगों का आना जाना भी लगभग नामुमकिन है। इसलिए फिलहाल वही जगह सबसे सुरक्षित मानी जाती है। राजकुमारी पहले तो हैरान हो जाती है कि आखिर कोई पूरा द्वीप कैसे खरीद सकता है। तब उन्हें बताया जाता है कि फायर का परिवार बड़े बड़े कारोबार करता है, इसलिए उन्होंने यह निजी द्वीप खरीदा है। वायु उन्हें भरोसा दिलाती है कि वहां सिर्फ कुछ मछुआरों का छोटा सा गांव है और बाहर के लोगों का पहुंचना लगभग असंभव है। इसी दौरान दुश्मनों को सोशल मीडिया पर लीक हुई कुछ तस्वीरों से एक अहम सुराग मिल जाता है। वो अपने लोगों को सख्त आदेश देता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उधर यात्रा की तैयारी चल रही होती है। तभी अचानक रिसोर्ट में कुछ संदिग्ध लोग घुस आते हैं। पहले तो किसी को उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में वायो को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह फैसला करती है कि अब यहाँ एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं होगा। वह राजकुमारी को लेकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। वायो की मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त बुआ से होती है। बुआ हमेशा की तरह बेहद चुलबुले अंदाज में उससे बातें करती है और मजाक मजाक में उसके पुराने रिश्तों को लेकर उसे छेड़ने लगती है। वह कहती है कि पहले तो वायो जहां भी जाती थी, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते थे, लेकिन अब लगता है कि इस बार खुद वायो किसी के प्यार में पड़ गई है। वायो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा तो देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। बुआ यह भी पूछती है कि वायो अचानक यहाँ क्या कर रही है। तब वायो केवल इतना बताती है कि वह एक बेहद गोपनीय मिशन पर है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। बुआ भी उसकी बात समझ जाती है और बिना ज्यादा सवाल किए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वायो उससे एक गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहती है ताकि वे समय पर बंदरगाह पहुंच सके। बुआ बिना देर किए सारी व्यवस्था कर देती है और उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा करती है। कुछ देर बाद वायो और राजकुमारी बंदरगाह पहुंचते हैं। वहां पहले से ही वायो की दोस्त और नाव उनका इंतजार कर रही होती है। राजकुमारी पहली बार इतनी बड़ी नाव देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वायो मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। रवाना होने से पहले वायो अपनी दोस्त को आखिरी बार जरूरी निर्देश देती है। वह कहती है कि उनकी लोकेशन किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुख्य भूमि से कोई जरूरी खबर आए, तो तय किए गए गुप्त तरीके से ही उन्हें सूचना भेजी जाए। इसके बाद नाव समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। शहर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सभी को उम्मीद होती है कि शायद अब कुछ समय के लिए उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन यात्रा आसान नहीं होती। समुद्र की तेज लहरों की वजह से राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं
और वे काफी असहज महसूस करती हैं। वायु तुरंत उनकी हालत समझ जाती है। वह उनका पूरा ध्यान रखती है, उन्हें संभालती है और लगातार हिम्मत देती रहती है कि बस थोड़ा सा सफर बाकी है। राजकुमारी भी वायु पर पूरा भरोसा करके खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद सभी लोग उस निजी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां गांव के मुखिया और उनका परिवार उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सभी पहले से जानते होते हैं कि ये मेहमान बहुत खास हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। मुखिया उन्हें बताते हैं कि उनके रहने की जगह समुद्र किनारे एक शांत और एकांत स्थान पर है। वहां भीड़-भाड़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति का वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। हालांकि एक परेशानी भी है, पूरे द्वीप पर मोबाइल नेटवर्क लगभग नहीं के बराबर है। अगर किसी से संपर्क करना हो तो गांव के मुखिया के घर तक जाना पड़ेगा। राजकुमारी इस नई जगह को देखकर हैरान भी होती है और उत्साहित भी। शहर की भागदौड़ से दूर यह शांत वातावरण उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होता है। यहीं से राजकुमारी और वायु की नई जिंदगी इस रहस्यमय द्वीप पर शुरू होती है। लेकिन उन्हें अभी यह बिल्कुल नहीं पता कि उनके दुश्मन भी उनकी तलाश में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद उन्हें समुद्र किनारे बने एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत घर में ठहराया जाता है। चारों तरफ हरियाली, समुद्र की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण देखकर राजकुमारी काफी खुश हो जाती हैं। शहर के शोर-शराबे से दूर उन्हें पहली बार खुलकर सांस लेने का मौका मिलता है। कुछ देर बाद वायु राजकुमारी से कहती है कि अगर उन्हें यहाँ सुरक्षित रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम यह है कि कोई भी उन्हें राजकुमारी के रूप में नहीं पहचानना चाहिए। वायु कहती है कि अब से सभी लोग एक दूसरे को नए नामों से बुलाएंगे और बिल्कुल आम लोगों की तरह व्यवहार करेंगे। किसी के सामने शाही परिवार या राजमहल का जिक्र नहीं किया जाएगा। राजकुमारी इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि शायद पहली बार उन्हें बिना किसी शाही पहचान के सामान्य इंसान की तरह जीने का अवसर मिला है। इसके बाद सभी लोग गांव वालों के साथ बैठकर स्थानीय खाना खाते हैं। दक्षिणी थाईलैंड का पारंपरिक भोजन राजकुमारी के लिए बिल्कुल नया होता है। जैसे ही वह एक तीखी डिश खाती हैं, तुरंत उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें बहुत तेज मिर्च लगती है। यह देखकर वायु तुरंत उनके सामने दूसरी डिश रख देती है और कहती है कि अगर यह ज्यादा तीखी है तो इसे मत खाइए। आप वही खाइए जो आपको पसंद है। रात को जब सोने का समय आता है, तब वायु नीचे सोने की तैयारी करने लगती है, लेकिन राजकुमारी उन्हें रोक देती है। वायु कहती है कि एक बॉडीगार्ड होने के नाते उसके लिए नीचे सोना ही ठीक रहेगा। लेकिन राजकुमारी साफ कहती है कि यहाँ न कोई राजकुमारी है और न कोई बॉडीगार्ड। यहाँ वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे से दूरी बनाकर नहीं रहते। राजकुमारी की यह बात सुनकर वायु कुछ पल तक उन्हें देखती रहती है। आखिरकार वह भी उनकी बात मान जाती है। दोनों के बीच की झिझक अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। अगली सुबह राजकुमारी समुद्र किनारे बैठकर चारों तरफ का नजारा देखती हैं। वह कहती हैं कि जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे सच में आजाद हैं। राजमहल में जन्म लेने की वजह से उन्होंने हमेशा नियमों और जिम्मेदारियों के बीच जीवन बिताया था, लेकिन यहाँ वे पहली बार अपनी मर्जी से जी पा रही हैं। वह भावुक होकर कहती हैं कि आम लोगों का जीवन करीब से देखकर ही वह भविष्य में एक बेहतर शासक बन पाएंगी। अब उन्हें समझ आ रहा है कि लोगों की असली परेशानियां क्या होती हैं और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। वायु उनकी बातें ध्यान से सुनती है। वह कहती है कि उसे खुशी है कि राजकुमारी अपने दिल की बात खुलकर कह पा रही हैं।
इसके बाद राजकुमारी मुस्कुराकर वायो से पूछती है कि अगर अब उसे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिले तो वह कैसी जिंदगी जीना चाहेगी। वायो बिना देर किए जवाब देती है कि अब वह वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। यह कहते समय उसकी नजरें सीधे राजकुमारी पर टिक जाती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे उनके दिल की भावनाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। एपिसोड का अंत इसी खूबसूरत पल के साथ होता है। एक तरफ दोनों के बीच प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है, तो दूसरी तरफ दुश्मन अब भी उनकी तलाश में है। यानी आने वाले एपिसोड में प्यार, सस्पेंस और खतरा तीनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आपको दी एयर जीएल सीरीज एपिसोड 4 का यह हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।